नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री का दिल्ली को 12,200 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उपहार। साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन। मेट्रो रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास। प्रधानमंत्री का दिल्ली की आप सरकार पर जोरदार कटाक्ष। रोहिणी में भाजपा की परिवर्तन रैली को किया संबोधित। कहा, हार सामने देखकर बौखला रहे हैं आपदा वाले। दिल्ली में भाजपा सरकार में बंद नहीं होगी जनहित की कोई योजना। केजरीवाल के शीश महल पर फिर गरमाई राजनीति। रातों रात कई गुना लागत बढ़ने के खुलासे के बाद घिरी आप। पीएम ने साधा निशाना। कहा, महामारी के बीच शीश महल पर था इनका ध्यान। प्रगति यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर कसा तंज। लालू राबड़ी के शासन को बताया जंगल राज। कहा, इनके शासनकाल में समाज के किसी भी वर्ग के लिए नहीं हुआ काम। गुजरात के पोरबंदर में नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 2 पायलट और चालक दल के 1 सदस्य की मौत। घटना की जांच के आदेश। और अब सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और उसकी आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन के अलावा दिल्ली मेट्रो चरण 4 के जनकपुरी कृष्णा पार्क खंड का उद्घाटन भी किया गया। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो चरण 4 के रिठाला कुंडली खंड की आधारशिला भी रखी गई। जबकि दिल्ली के रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के लिए अत्याधुनिक सुविधा की भी आधारशिला रखी गई। इससे पहले गाजियाबाद के साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक के 13 किलोमीटर लंबे नमो भारत रेल कॉरिडोर पर यात्रा की प्रधानमंत्री ने। यह करीब 4,600 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यात्रियों से बात की। इस कॉरिडोर के निर्माण से अब दिल्ली से मेरठ के बीच आना जाना काफी आसान हो जाएगा। और पीएम मोदी ने आज नमो भारत ट्रेन में बच्चों से बातचीत की। इसके साथ उन्होंने महिला ट्रेन चालकों से भी बातचीत की। कैसा रहा इन लोगों का प्रधानमंत्री के साथ अनुभव, इस पर खास बातचीत की हमारे सहयोगी गिरीश निशाना ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत ट्रेन में साहिबाबाद से लेकर न्यू अशोकनगर तक यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ बच्चों से भी बातचीत की। बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको कविता सुनाई थी और ये मेरी मैम का ड्रीम था कि मैं उनके पास जाऊँ और उनको कविता सुनाऊँ। जब मैं अपने स्कूल में कविता सुनाती थी ना, तो वो बोलती थी कि मैं मोदी जी के पास जाऊँगी तो वो बहुत खुश होंगे। और उन्होंने मेरी स्पीच भी बहुत अच्छे से सुनी है, मतलब कविता बहुत अच्छे से सुनी है। कुछ युवाओं से भी बातचीत की और युवाओं ने उनको कलाकृतियाँ भी भेंट की थी। क्या कहेंगे आप? पहले शासनकाल में हमारा वो एक मकान था जो कभी रिपेयर वगैरह नहीं बना था, तो मोदी जी के शासनकाल में ही वो हमें नया घर मिला है प्रधानमंत्री आवास विकास योजना से। तो आपने पीएम को बताया था ये जी बात? सर। तो क्या बोले? तो सर बोल रहे थे कि चलो लाभ मिल रहा है, अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं युवा तो काफ़ी उत्साहित हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला चालकों से भी बातचीत की। अब बात करते हैं। काफ़ी अच्छा लगा पीएम सर से बात करके, और सोचा नहीं था कि सर से कभी बात भी होगी, और मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि कितना अच्छा लगा। उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जिस तरह से बच्चों का उत्साहवर्धन किया, जैसे हम लोग का उत्साहवर्धन किया, वो बहुत ही प्रेरणादायक है। और उनके जीवन से हमें बहुत ही इंस्पिरेशन भी मिलती है। जैसे वो देश हित में काम करते हैं तो हम भी वैसे ही देश हित में काम करना चाहते हैं। ये लाइफ का हमारा पहला अचीवमेंट है। एंड जैसे कि हम ट्रेन ऑपरेटर हैं, उनकी बदौलत ही हम यहाँ पे आज पहुँचे हैं। हमने नमो भारत चलाई है एंड काफ़ी बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। और सच में यहाँ पे जैसे वुमेन, सबसे मोस्टली वुमेन यहाँ पे ट्रेन ड्राइव कर रहे हैं, और वुमेन को वो इतना ज़्यादा इंस्पायर करके गए हैं, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। आज मोदी जी से मिलकर बहुत ही इमेंस हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा अंदर है, और ये हमारे लिए और हमारी पूरी टीम के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मतलब कभी लगा नहीं था कि उनसे मिलने का मौका मिलेगा मुझे मिला। मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। बहुत 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 अच्छा लगा। और सबसे बात करी उन्होंने, कभी लगा नहीं था कि उनसे बात कर पाएंगे हम। कहीं ना
कहीं चाहे विद्यार्थी हों या ये महिला चालक हों, काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही हैं। उत्साहित इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इनसे आकर बातचीत की और इनके जीवन भर ये यादें बनी रहेंगी। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और रोहिणी के जापानी पार्क में प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में दिल्ली की आम आदमी पार्टी को आपदा करार दिया। उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में केंद्र की योजनाओं पर रोड़े अटकाने का काम दिल्ली की प्रदेश सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के चप्पे चप्पे तक मेट्रो पहुंचाने और आधुनिक इलेक्ट्रिक बसें देने का काम भी केंद्र सरकार ने ही किया है, लेकिन आपदा वालों के पास विजन ही नहीं है, नीति और नीयत भी नहीं है। साथियों, राजनीति में नियत, निर्णय, नीति और निष्ठा, इनका बहुत महत्व होता है, लेकिन आपदा वालों की नियत और निष्ठा पर ही सबसे बड़ा सवाल है। आप याद करिए, जन लोकपाल के मुद्दे पर इस पार्टी का जन्म हुआ। भ्रष्टाचार हटाना ये उनका मुख्य मुद्दा था, लेकिन आज इस पार्टी के ज्यादातर नेताओं पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। दिल्ली में शराब घोटाला किसने किया? आपदा वालों ने। दिल्ली में स्कूल घोटाला किसने किया? आपदा वालों ने। दिल्ली ने गरीबों के इलाज के नाम पर किसने जनता के पैसे लूटे? आपदा वालों ने। दिल्ली में प्रदूषण से लड़ाई के नाम पर किसने करोड़ों का खेल किया? आपदा वालों ने। इनका मूल एजेंडा था, और इसलिए अनैतिकता के साथ कारनामे करने वाले लोग दिल्ली को आपदा बना करके, दिल्ली में आपदा ला करके, दिल्ली को आपदा में घेर करके तबाही की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन आज उनकी वो सारी बातें जो पार्टी के जन्म से पहले करते थे, सब कुछ धरा का धरा रह गया है। आपदा वालों के काम का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन इनके कारनामे बेहिसाब है। ये तब होता है जब नीयत में खोट होता है और निष्ठा जनता के प्रति नहीं होती। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में चाहे मौसम जो भी हो, प्रदेश सरकार ने दिल्ली के लिए इसे आपदा बना दिया है। गर्मी में पानी की आपदा, बरसात में जलभराव की आपदा, सर्दी में प्रदूषण की आपदा, गंदगी की आपदा बना रखा है। बड़े बड़े दावे करने वाले लोगों ने, उन्होंने कहा कि जब कोरोना में दिल्ली वाले ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए भटक रहे थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली में शीश महल तैयार हो रहा था। बजट से 3 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया गया। दिल्ली पर आपदा लाने वाले ये झूठा आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। आज ही एक बड़े अखबार ने सीएजी रिपोर्ट के आधार पर शीश महल पर हुए खर्च का खुलासा किया है। और साथियों, आपको ये जानकर के पीड़ा होगी, दर्द होगा। अरे पूरे देश के लोग चौंक जाएंगे जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था।
इन्होंने शीश महल का भारी भरकम बजट बनाया। और यहाँ रुकें बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल का निराला MDH मसाला। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में तैयार शीश महल को लेकर राजनीति फिर से गर्मा गई है। एक अंग्रेजी समाचार पत्र ने इस भवन के ऑडिट से जुड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में लागत कई गुना बढ़ने और ऐशो आराम पर करोड़ों रुपए खर्च करने का जिक्र है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक CAG गिरीश चंद्र मुर्मू की तरफ से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते CM आवास को लेकर ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रिपोर्ट में CM आवास पर तय लागत से 3 गुना अधिक रकम 33 करोड़ रुपए खर्च करने का जिक्र है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए रेनोवेट हुए आवास का काम PWD द्वारा किया गया था। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार शुरू में इस रेनोवेशन की लागत लगभग 8 करोड़ रुपए बताई गई थी, लेकिन बाद में 2020 में करीब 9 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। लेकिन 2022 में जब इसे पूरा किया गया तो इसकी कुल लागत 33.5 करोड़ रुपए से अधिक थी। रिपोर्ट के मुताबिक 96 लाख रुपए के पर्दे, किचन इक्विपमेंट 39 लाख रुपए, टीवी कंसोल के लिए लगभग 20.5 लाख रुपए, ट्रेडमिल और जिम इक्विपमेंट के लिए 18.5 लाख रुपए, रेशम कारपेट के लिए लगभग 16.5 लाख रुपए, मिनी बार के लिए लगभग 5 लाख रुपए, दीवारों के संगमरमर के पत्थर के लिए 20 लाख रुपए आवंटित हुए थे। हालांकि इसकी लागत लगभग 67 लाख रुपए तक पहुंच गई। ऑडिट रिपोर्ट में मुख्यमंत्री के आवास से जुड़े स्टाफ ब्लॉक और कैंप कार्यालय के निर्माण के लिए भी लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च हुए। और दिल्ली विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। सभी पार्टियों ने चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कमर कस ली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सॉन्ग जारी किया है, जिसमें दिल्ली सरकार के झूठे वादों और परिवर्तन पर फोकस किया गया है। बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के पाला बदलने के ऑफर पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। नीतीश कुमार ने कहा कि इन लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया। अब पहले जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं। अरे हम तो 2 बार गलती से उस सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में है। तो उसी समय ना हम किए जी, तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था, कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मातृ, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में पहली बार भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन होने वाला है। 9 जनवरी को पीएम मोदी 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। इस कार्यक्रम को लेकर राज्य सरकार की तरफ से जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। ओडिशा के मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया और आयोजन से संबंधित सभी कामों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है उड़ीसा के लिए, उड़ीसा को शोकेस करने के लिए, क्योंकि पूरा विश्व से प्रवासी भारतीय आएंगे। तो ये बड़ा एक तरह से उड़ीसा का जो संस्कृति है, कल्चर है, टूरिज्म है, इंडस्ट्री, इसके बारे में हम सबको बता पाएंगे। और निश्चय अगर जो लोग आएंगे जिनका अच्छा यहाँ पे अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, वो वापस जाके भी बाकियों से भी ये बात करेंगे। तो हम आशा करते हैं एक बड़ा अच्छा मौका है उड़ीसा को शोकेस करने के लिए। और हम ये भी आशा करते हैं सारे उड़ीसा वासी और जो भुवनेश्वर वासी हैं कि जो बाहर से लोग आएंगे उनका एक यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अरेंजमेंट समय समय पे हम रिव्यू करते रहते हैं और ठीक ठाक काम चल रहा है। आप यहाँ पे खुद देख रहे हैं, आज रात तक काफी काम हमारा
फाइनल स्टेज पे आ जाएगा तो कल तक सारा खत्म हो जाएगा। सैकड़ों बांग्लादेशियों के अवैध रूप से भारतीय पासपोर्ट बनवाकर उन्हें भारत में सेटल करवाने के मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने अब्दुल हई नाम के एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। ये रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर लंबे वक्त तक पासपोर्ट डिवीजन में तैनात था। उसे पासपोर्ट बनाने की पूरी जानकारी थी और रिटायर होने के बाद वो सैकड़ों बांग्लादेशियों के अवैध रूप से भारतीय पासपोर्ट बनवाकर भारत में सेटल करवा दिया था। उसके ठिकाने से पुलिस को बहुत सारे भारतीय पासपोर्ट भी मिले हैं। लाओस में मानव तस्करी और साइबर स्लेवरी को ध्वस्त करने के अपने प्रयासों को तेज करते हुए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आज दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर में हाल ही में गिरफ्तार किए गए एक आरोपी के घर की तलाशी ली। तलाशी में डिजिटल डिवाइस और कई बैंकों के डेबिट कार्ड, पासबुक और चेकबुक सहित कई वित्तीय दस्तावेज जब्त किए गए। एनआईए ने एक बयान में कहा कि यह मामला आरोपी व्यक्तियों द्वारा कमजोर भारतीय युवाओं को लाओ पीडीआर के गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र में भेजने में लगे आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ा हुआ है। मानव तस्करी और साइबर गुलामी रैकेट के पीड़ितों को यूरोपीय और अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर लाओस में साइबर घोटाले करने के लिए मजबूर किया गया था। एजेंसी ने कहा कि अब तक की जांच से पता चला है कि आरोपी ने पूरे ऑपरेशन में मदद की थी। आरोपी उन पीड़ितों से क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के जरिए पैसे ऐंठने में भी शामिल था जिन्होंने चीनी घोटालेबाजों के चंगुल से भागने की कोशिश की थी। प्रयागराज में महाकुंभ के बीच नेत्र कुंभ का भी शुभारंभ किया गया। नेत्र कुंभ में आंखों की जांच, मुफ्त भोजन और निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा दी जा रही है। इसमें किसी भी व्यक्ति से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। नेत्र कुंभ का संचालन रणछोड़ दास ट्रस्ट राजकोट और इस्कॉन की ओर से किया जा रहा है। मरीजों के भोजन की व्यवस्था इस्कॉन की ओर से की जा रही है, जबकि मरीजों के इलाज का खर्च रणछोड़ दास ट्रस्ट वहन करेगा। इस नेत्र शिविर में पूरे देश से डॉक्टर यहां पहुंच रहे हैं जो मरीजों का निःशुल्क इलाज करेंगे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल, सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। इधर जितने लोग आएंगे उसको हम चश्मा फ्री देंगे, नज़दीक वाला और दूर का 3 लाख होगा, 4 लाख होगा, 5 जितना भी सबको चश्मा मिलेगा। भोजन की भी व्यवस्था की है। तीसरा, जिसको ऑपरेशन है कैटरेक्ट के मोतियाबिंद है, इधर गोहनिया में, इधर 20 किलोमीटर दूर, वहाँ हमने पूरा कैंपस किया है। जयपुर स्कूल के पास वात्सल्य परिषद में पूरा हमारा शिविर चल रहा है। 50,000 ऑपरेशन करने का संकल्प है। 31 मार्च तक चलेगा। नेत्र कुंभ में 10,000 के ऊपर लोगों का प्रतिदिन चिकित्सा होने वाला है। इस्कॉन को माननीय कृष्ण गोपाल जी ने निमंत्रण दिया जिससे कि हम लोग यहाँ पर प्रतिदिन का भोजन की व्यवस्था कर सकें। तो हम लोग की सारी टीम लगी हुई है। पूरे 2 महीने के अंतर्गत 5 लाख के ऊपर लोगों को इसका लाभ मिलेगा। 9.5 एकड़ में ये नेत्र कुंभ कैंप लगा हुआ है। इसमें चश्मा, आँखों का टेस्ट, दवाइयाँ, डॉक्टरों की जांच, सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ यहाँ जो है भोजन और भंडारे की दिव्य व्यवस्था की गई है, जो सुबह से लेकर रात्रि तक भोजन आप फ्री में उपलब्ध प्राप्त हो सकती है। महाकुंभ 2025 के लिए तैयारियां जोर शोर पर हैं। प्रयागराज में पहली बार यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट के सहयोग से निजी कंपनी ईवो लाइफ स्पेस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस डोम सिटी बना रही है। ये गोलाकार गुंबदनुमा घर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कैसे होंगे, इसका जायजा लिया प्रयागराज से हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र ने। प्रयागराज के महाकुंभ में पहली बार डोम सिटी बनाई जा रही है। तमाम सुविधाओं से लैस है ये डोम सिटी। देश विदेश से जो श्रद्धालु आते हैं, अगर वो ज्यादा सुविधा वाली जगह पर रुकना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था इस बार महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में की गई है। डोम सिटी में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुविधाजनक, जो भी इनफैक्ट जो भी बाहर से लोग आते हैं उनको यहाँ पर कुंभ के मेला ग्राउंड में क्षेत्र में बहुत सारी चीजें होती हैं, फैसिलिटीज उनको चाहिए होती है। तो यहाँ मैंने देखा कि यहाँ ऑलमोस्ट सारी सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया है। जो लोग जिनको लगता है कि थोड़ी दिक्कत झेलनी पड़ती है कुंभ के मेले में, तो उनके लिए ये एक सुविधा वाली जगह बनाई गई। यहाँ पर जो शहर है बसाया गया है ना, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत। आप आइए, इसको महसूस करिए।
इसको महसूस करिए। आप जिंदगी में एक बार आना तो बनता ही है यहाँ पर। सबसे पहले तो योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इतनी अच्छी व्यवस्था है और जैसा कि आपने डोम सिटी के विषय में बताया, एक वास्तव में एकदम दिव्य चीज है, दिव्य कुंभ है। यहाँ पर लोगों को आना चाहिए, सारी सुविधाएं हैं और जिन लोगों ने बुक कराया है वो तो अद्भुत आनंद लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो है कि अगर आप उसके कर्टेन हटा देते हैं तो 360 डिग्री विजन है। किसी भी क्षेत्र से, किसी भी एरिया से आप पूरा यहाँ का दृश्य देख सकते हैं। बहुत ही अलौकिक, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। यूपी सरकार ने तमाम ये कोशिश की है, सुनिश्चित किया है कि ये जो डोम सिटी है इसमें अलग अलग सुविधाओं वाले लग्जरी कॉटेज भी मौजूद हैं। तो महाकुंभ 2025 का एक नया अनुभव आपको इस बार देखने को मिलेगा। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज। और यहां रुके एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। भारतीय तटरक्षक बल का एक हेलीकॉप्टर गुजरात के पोरबंदर में आज दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। मृतकों में 2 पायलट और एक एयर क्रू गोताखोर शामिल है। नियमित प्रशिक्षण के दौरान यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना के दौरान हादसे के शिकार हुए चालक दल के सदस्यों को पोरबंदर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना के कारणों की जांच बोर्ड ऑफ इंक्वायरी द्वारा की जा रही है। यह घटना पोरबंदर में तटरक्षक वायुसेना के एयर एनक्लेव में हुई। पोरबंदर एयरपोर्ट पे आज दोपहर 12:10 पे इंडियन कोस्ट गार्ड का एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो लैंडिंग कर रहा था, वो लैंडिंग के टाइम पे ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। उस टाइम पे चॉपर में 3 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। तीनों को रेस्क्यू करके पोरबंदर की हॉस्पिटल में लाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दुखद घटना में तीनों जवानों की डेथ हुई है। संभल में जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण कार्य जारी है। चौकी क्षेत्र की सुरक्षा और शांति बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगी। डीडी न्यूज हमारे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी ने संभल में बन रहे इस नए पुलिस स्टेशन की ताज़ा स्थिति का जायजा लिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हम संबलपुर की इसी शाही जामा मस्जिद के पास खड़े हैं, जिसको लेकर के विवाद है। और इस जो शाही जामा मस्जिद है, इसे कहा जा रहा है कि हरिहर मंदिर है। इसको लेकर के एक याचिका जिस प्रकार से दी गई थी, उसको लेकर के जब सर्वे टीम यहाँ पर आई तो उसके बाद से जो विवाद हुआ, उससे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कुछ जो भी चिंताएं थी उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर एक चौकी का निर्माण जो है वो करवाया गया है, जिसको लेकर के ये पुलिस चौकी है, जिसको सत्यव्रत चौकी नाम दिया जा रहा है। डीडी न्यूज की टीम आपको सीधे यहाँ के जो लाइव फुटेज है वो आपको दिखा रही है। ये एक चौकी का जो निर्माण है यहाँ पर किया जा रहा है। और पहले ये भी कहा गया था कि ये एक वक्फ बोर्ड की ये जमीन हो सकती है। इसको लेकर के एसपी ने और डीएम ने अपनी एक जो कमेटी बनाई थी, उसके बाद ये मामला साफ हुआ कि जो दस्तावेज लगाए गए थे वो फर्जी दस्तावेज थे और ये सरकारी जमीन पर ये जो चौकी है वो बनाई जा रही है। आपको दिखाएं कि इस प्रकार से लेंटर जो है इस वक्त यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर जो है एक कारागार भी यहाँ पर बनाया जाएगा छोटा सा, और यहाँ पर जो अधिकारी है या जो कर्मचारी है उनको बैठने के लिए यहाँ पर जगह होगी। इसके साथ साथ यहाँ पर हॉल का निर्माण भी किया जाएगा। एक पार्किंग एरिया हो सकता है और कहा जा रहा है कि जनवरी तक ये बनकर तैयार होगा और यहाँ पर जो काम है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से राजनीति इस जगह को लेकर के हो रही थी, तो उसमें जो भी सरकारी दस्तावेज निकल कर सामने आए, उनसे स्थिति एकदम स्पष्ट हो गई कि ये एक सरकारी जमीन है जिस पर यहाँ पर जो है चौकी का निर्माण हो रहा है। तो स्थानीय नागरिक भी काफी खुश हैं चौकी के बनने के बाद। कैमरामैन मोंटी के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, संबलपुर। और सिडनी टेस्ट हारने के साथ ही भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा भी खत्म हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम के लिए आलोचना की कड़ी और लंबी हो गई है। वैसे केवल पर्थ टेस्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी 4 टेस्ट में टीम इंडिया के बेस्ट सितारे फ्लॉप रहे और इनका ना चलना ही टीम की सीरीज के हार का बड़ा कारण भी बना। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से वो सितारे थे जो इस पूरी सीरीज के दौरान बिल्कुल फीके रहे। पर्थ टेस्ट को जीतकर शान से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आगाज करने वाली टीम इंडिया से आखिरकार सिडनी में आकर इस ट्रॉफी पर
10 साल से बरकरार कब्जा छूट गया। सिडनी टेस्ट को ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से अपने नाम किया और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को 3-1 से जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2014-15 के बाद पहली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को 3-1 से अपने नाम किया। ऐसे में अगर इस हार के गुनहगारों को देखा जाए तो इसमें सबसे पहला नाम रोहित शर्मा का आता है। रोहित शर्मा ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के 3 मैचों की 5 पारियों में 6.20 के औसत से सिर्फ 31 रन बनाए और उनका सर्वाधिक स्कोर 10 रन रहा। यानी टीम इंडिया के लीडर का ये हाल रहा तो बाकियों को क्या कहा जाए। इस कड़ी में दूसरा नाम विराट कोहली का है। विराट कोहली ने 5 मैचों की 9 पारी में 23.75 के औसत से सिर्फ 190 रन बनाए। पर्थ टेस्ट की शतकीय पारी को हटा दिया जाए तो इस बल्लेबाज ने 8 पारियों में सिर्फ 90 रन बनाए। मिडिल ऑर्डर में कोहली का रन बनाना बेहद जरूरी था, लेकिन कोहली लगातार फ्लॉप होते रहे। वहीं इस क्रम में तीसरा नाम शुभमन गिल का है। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले शुभमन गिल ने भी बेहद निराश किया। गिल ने 3 मैच की 5 पारियों में 18.60 के औसत से 93 रन बनाए, जबकि ये वह क्रम था जहां टीम को संभालने और पारी को आगे बढ़ाने में रन बनाना बेहद अहम हो जाता है। हार के चौथे बड़े कारण रवींद्र जडेजा रहे। रवींद्र जडेजा पूरी सीरीज में ना तो बल्ले से और ना ही गेंद से कमाल दिखा पाए। इस सीरीज में जडेजा के बल्लेबाजी परफॉर्मेंस को देखें तो इस बल्लेबाज ने 3 मैच की 5 पारियों में 27 के औसत से 135 रन बनाए, जबकि वहीं गेंदबाजी में 3 मैच की 4 पारियों में वो सिर्फ 4 विकेट ही ले पाए। सिडनी टेस्ट मैच के तीसरे दिन जडेजा से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो खुद को इस उम्मीद पर खरा नहीं उतार पाए। We must prepare specialist test players, at least the batsmen. There were 6 or 7 fast bowlers were taken to Australia, and look what happened. Australia won in 27 overs. So this was just with minus Bumrah, the reality check was there. भारतीय टीम का इस सीरीज में कितना लचर प्रदर्शन रहा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टीम कुल 7 बार इस सीरीज में 200 के आंकड़े के अंदर सिमट गई, जो कि किसी सीरीज में 200 से कम में ऑल आउट होने के मामले में संयुक्त तौर पर सर्वाधिक आंकड़ा है। तो जाहिर तौर पर इन बड़े नामों को अब अपने इस खराब प्रदर्शन का जवाब अपने बल्ले से ही देना होगा। लेकिन बात केवल यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इस पूरी सीरीज के दौरान टीम इंडिया की रणनीतियां भी पूरी तरह से विफल साबित हुई, जिसके लिए अब कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में टीम मैनेजमेंट भी है। कैमरामैन आशीष के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।